काम अधूरा नहीं पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग और संस्थाएं थी, इसके लघुत्तरीय प्रश्नों पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। तो आज हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक, और इसके बाद ये लेसन भी हमारा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। विद्यालय में परामर्शदाता की भूमिका, ठीक। तो परामर्शदाता विद्यालय की परामर्श सेवाओं का तो केंद्र बिंदु होता ही है, साथ ही वह उसमें जुड़ी हुई मार्गदर्शन गतिविधियों का भी सूत्रधार और आयोजक होता है। एक तरह से जो कुछ भी मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं के रूप में विद्यालय से संचालित होता है, इसके लिए सभी उसी की ओर देखते हैं। इस बात का अनुमान विभिन्न तत्वों की जो उससे अपेक्षाएं होती हैं उनके आधार पर भलीभांति लगाया जा सकता है, ठीक। तो विद्यालय में परामर्शदाता की जो भूमिका थी, इससे आप समझ सकते हैं। आगे है मनोविज्ञानशाला की स्थापना के उद्देश्य, मतलब कौन से उद्देश्य हैं जिसके कारण हमारी जो मनोविज्ञानशाला है उसकी स्थापना की गई है। पहला उद्देश्य है कि विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत निर्देशन व परामर्श देना, ठीक, ये हो गया। और शिक्षकों को मनोविज्ञान का प्रशिक्षण देकर बच्चों को समझाने की क्षमता का विकास करना और शिक्षकोपयोगी मनोवैज्ञानिक प्रयोग व अनुसंधान करना। शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षणों का आयोजन करना। सेवा योजकों के चयन में मनोवैज्ञानिक परामर्श व सहायता देना, ठीक, ये हो गया। आगे है जिला चिकित्सालयों में किन रोगों का निदान संभव है। तो ये रोग लिखे हुए हैं, इन्हीं रोगों का निदान संभव है, और भी है, ठीक, इसलिए यहाँ पे आदि लगा दिया गया है। श्रवण हो गया, श्रवण दोष, दृष्टि दोष, चर्म दोष, वाग दोष, अस्थि दोष और आनुवांशिक रोग, ठीक, ये हो गया। आगे पर्यवेक्षक क्यों आवश्यक है, इसको स्पष्ट करना, और 2016-2018 में आ भी चुका है। यह विद्यालय में संचालित होने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करने में मदद करते हैं। कुछ अध्यापकों व मुख्य अध्यापकों को अपनी गतिविधियों का कुशलतापूर्वक संचालन करने हेतु मार्ग निर्देशन की आवश्यकता होती है। पर्यवेक्षण इसकी पूर्ति करता है। किसी भी व्यक्ति को यदि पर्यवेक्षण का पता है तो वह अपने कार्य को सही ढंग से करेगा, अतः पर्यवेक्षण व्यक्ति को अनुप्रेरित करने हेतु आवश्यक है। पर्यवेक्षण के द्वारा अध्यापक व मुख्य अध्यापक को अपने ज्ञान का नवीनीकरण करने में मदद मिलती है। पर्यवेक्षण के द्वारा विभिन्न स्थलों में स्थित विद्यालयों में संपर्क स्थापित किया जा सकता है और विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु पर्यवेक्षण जरूरी है, ठीक। तो ये पर्यवेक्षण क्यों आवश्यक है, ये कुछ बिंदु थे, इनके द्वारा स्पष्ट हो गया। आगे है निरीक्षण के उद्देश्य लिखिए, ठीक, कि निरीक्षण के कौन कौन से उद्देश्य हैं, देखते हैं इनको। लिखा है कि निरीक्षक का उद्देश्य अध्यापकों की कमियों का ध्यान रखते हुए उनका निराकरण करके उन्हें अच्छा शिक्षक बनाना। निरीक्षक अध्यापक को भाई मार्गदर्शन देने का भी कार्य करता है और निरीक्षक के द्वारा अध्यापक में विद्यमान क्षमताओं की जानकारी हो जाती है। निरीक्षण के द्वारा उन परिस्थितियों का भी ज्ञान किया जाता है जो बच्चों को सीखने हेतु प्रेरित करते हैं और निरीक्षण के द्वारा अध्यापक व छात्रों की समस्याओं का निदान किया जा सकता है। निरीक्षण के द्वारा अध्यापक शिक्षण की उचित विधि का प्रयोग सीख जाता है। निरीक्षण का उद्देश्य शिक्षक को पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सहयोग प्रदान करते हैं, ठीक, ये हो गया। आगे है निरीक्षण के प्रकार, तो भाई संशोधनात्मक हो गया, निरोधात्मक हो गया और रचनात्मक हो गया, तीन है। अब इनके बारे में तो भाई देखते हैं। तो संशोधनात्मक क्या है कि निरीक्षण की इस प्रक्रिया के अंतर्गत निरीक्षक निरीक्षण हेतु विद्यालय में आता है और विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन करता है और यदि उसमें कोई दोष होता है, ठीक, तो वह उनको ढूंढता है और उनका रिकॉर्ड तैयार करता है। निरीक्षण की इसी प्रक्रिया में निरीक्षणकर्ता संस्थान की अच्छी गतिविधियों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, इस कारण यह हमेशा आलोचना का पात्र रहा है। आगे है निरोधात्मक। निरीक्षण की इस प्रक्रिया के अंतर्गत निरीक्षक विभिन्न समस्याओं का आभास पहले ही कर लेता है और उनकी जानकारी वह अध्यापकों व मुख्य अध्यापकों को दे देता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि निरीक्षणकर्ता पर्याप्त अनुभवी हो व दूरगामी दृष्टि रखता हो। आगे है रचनात्मक। तो निरीक्षण के इस प्रकार के अंतर्गत निरीक्षक अध्यापक के स्तर पर आ जाता है। अध्यापक जो शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न प्रयोगों का इस्तेमाल करता है, निरीक्षक उसकी प्रशंसा करता है जिससे उसमें आत्मविश्वास बढ़े, ठीक। तो ये तीन प्रकार हो गए, एकदम इजी लैंग्वेज में है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे पर्यवेक्षण के कोई पर्यवेक्षण के दो प्रकार लिखिए। पहला है निरीक्षणात्मक व अथवा संशोधनात्मक पर्यवेक्षण। तो ये है कि यह पर्यवेक्षण का परंपरागत स्वरूप है। इसमें पर्यवेक्षण अधिकारी सर्वज्ञाता माना जाता है तथा पर्यवेक्षक का मुख्य उद्देश्य केवल त्रुटियों का पता लगाना होता है, ठीक। नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण में क्या होता है, तो नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की कठिनाइयों को जानने के लिए होता है।
पर्यवेक्षक शिक्षकों की कठिनाइयों के निराकरण में सहयोग देता है। आगे है डीजीपी का पूरा नाम लिख के इसका आशय स्पष्ट करना है। तो डीजीपी का भाई पूरा नाम क्या है? डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। ठीक, और इसमें क्या होता है? निर्देशन सेवाओं के लिए उपयुक्त मनोवैज्ञानिक तैयार हो सकें, इसके लिए मनोविज्ञान शाला में एक सत्रीय कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। यही होता है डीजीपी, डीजीपी। ठीक है, डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी। आगे है सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों को परामर्श में योगदान बताइए। तो अनेक सरकारी व गैर सरकारी संगठन शैक्षिक परामर्श के क्षेत्र में लंबे समय से अपना योगदान दे रहे हैं। इन संगठनों के परामर्श के कारण ही छात्र छात्राएं एक स्वच्छ वातावरण में अपना विकास करने में सक्षम है। सरकारी संगठन जैसे सीबीएसई, ठीक, सीबीएसई हो गया, एनसीईआरटी हो गया और आईसीएसई हो गया और सीआईईटी हो गया आदि, अपनी विशेष योजना के तहत विद्यालयों को आवश्यक निर्देशन व परामर्श देते रहते हैं। इन संगठनों के मुख्य कार्य यहाँ पे दिए हुए हैं, देखते हैं ये क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त एवं आवश्यक सहायक सामग्री उत्पादित करना, शैक्षिक नियोजकों, प्रशासकों एवं अध्यापकों को शैक्षिक प्रौद्योगिकी की संभावनाओं एवं प्रक्रिया का प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करना। तीसरा है कि विद्यालयों के विशिष्ट बालकों को अधिगम सामग्री जुटाने हेतु दिशा निर्देश एवं प्रयास, शिक्षा से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए विभिन्न शिक्षण प्रणालियों का विकास करना। इस प्रकार अनेक गैर सरकारी संगठन हैं जिन्हें एनजीओ के नाम से जाना जाता है। ये बालक के लिए विशेषता अभावग्रस्त बालकों के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से सहायता कर रहे हैं। मातृछाया, आयुष्मान आदि गैर सरकारी संगठन विशिष्ट बालकों की समस्याओं के समाधान हेतु अनेक कार्यक्रम चलाकर उनका निदान कर रहे हैं। गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से बालकों का निदानात्मक उपचार भी किया जाता है। आगे है डाइट की दो उद्देश्य लिखना है। तो भाई शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना और औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी घटाकर इनमें एकात्मकता स्थापित करना। आगे है विद्यालय पर्यवेक्षण का क्षेत्र। तो पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका और पर्यवेक्षण की मार्गदर्शन संबंधी भूमिका, ये दो क्षेत्र हो गए। ठीक, 12वां है कि निरीक्षण प्रणाली में सुधार के लिए कोई 2 सुझाव लिखना है। तो इसमें सुधार के लिए 2 सुझाव यही है कि भाई सरकारी निरीक्षक विद्यालय के अभिलेखों, सरकारी अनुदान के उचित प्रयोग, वित्तीय मामलों की व्यवस्था तथा सरकारी निर्देशों के पालन के अतिरिक्त शैक्षिक कार्यक्रम की भी जांच करें और निरीक्षकों की नियुक्ति करते समय उनकी योग्यता एवं अनुभवों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आगे यहाँ पे लास्ट है कि डाइट के कोई 2 विभागों के नाम लिखिए। तो सेवा पूर्व माध्यमिक शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण विभाग PSTE, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण क्षेत्र, अंतक्रिया नवाचार समन्वय IFIC। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न थे वो खत्म हो गए हैं और साथ ही साथ जो परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग और संस्थाएं वाला लेशन था ये भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको ये अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय दोनों तरीके के प्रश्न समझ में आ गए होंगे और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।